आज का हमारा पहला सवाल है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आज का ये क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी क्या खास विशेषताएं हैं। 4 विकल्पों में इन्होंने दिया है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसमें विकल्प 1 है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। विकल्प 1 कह रहा है कि सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, 3 श्रेणी होती है। विकल्प बी कह रहा है कि इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। फिर विकल्प सी कह रहा है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो आपको बताना है कि सरकार की इस पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। 3 विकल्प, इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद मनोनीत होते हैं। इनमें से सभी सही है। तो आपको अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। पंचायती राज प्रणाली सरकार की प्रमुख विशेषताएं। हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 1958 में पहले आंध्र प्रदेश राज्य में लागू किया गया था और समग्र रूप से पूरे राज्य में सबसे पहला राज्य कौन हुआ जो लागू किया, वो था राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन त्रिस्तरीय मॉडल ही एक्सेप्ट किया गया। बाद में इसका मूल्यांकन करने के लिए फिर से एक कमेटी बनती है 1977 में। 1977 में जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था? पंचायती राज व्यवस्था पर 1977 में गठित कमेटी का नाम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। कमेंट बॉक्स में गठित कमेटी का नाम। जल्दी से उत्तर देंगे आप कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर कौन सी कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था और उसकी खास बात क्या थी। अशोक मेहता समिति, बिल्कुल सही बात है। 1977 में अशोक मेहता समिति और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। फिर आगे चल करके LM सिंघवी समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 1977 में अशोक मेहता समिति की क्या खास बात थी? अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। तो लागू क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो सवाल है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। विकल्प ए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, यह भी बिल्कुल सही उत्तर है। कल हम लोगों ने देखा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो भारत कैसा होगा? ऐसा होगा। साथ ही साथ अपने सभी नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? न्याय देना चाहते हैं। और न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वास्तव में कब यथार्थ रूप में हमारे सामने आता है? भारत का संविधान तो 1950 से लागू हो गया, लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद 73वें संविधान संशोधन, जब तक 73वां संविधान संशोधन नहीं लागू हो जाता है तब तक मेरा मानना है कि भारत में सामाजिक न्याय नहीं हुआ था, जब तक कि सबकी भागीदारी सरकार की राजनीति में नहीं होती है, विकास मूलक प्रशासन में नहीं होती है। तो वहां पर जो सामाजिक न्याय की अभिकल्पना की गई है और डीपीएस वाले पार्ट में जिस सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है वो तब तक संभव नहीं था जब तक कि 73rd अमेंडमेंट द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान और बाध्यकारी प्रावधान न बना दिया जाता।
तो यह एक संवैधानिक प्रावधान के रूप में आया, तो सामाजिक आर्थिक न्याय की परिकल्पना पूरी करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है जिला परिषद के में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिला परिषद में कुछ सांसद नामित होते हैं, इनमें से सभी सही है। चलिए एक कॉमन बात, दो बातें तो बिल्कुल इस सवाल को देखो हल करने में क्या होता है, दो बातें बिल्कुल सही लोग जानते हैं कि 3 श्रेणियां हैं, कॉमन तौर पर जानते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है, कॉमन तौर पर जानते हैं। तो इसको अगर तीसरी बात आपको ना पता हो तो भी आप हल कर सकते हो, क्योंकि अब तो 2 विकल्प सही हो गए, तो चौथा विकल्प भी सही होगा इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही बात है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की क्या विशेषता है? सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना इसका उद्देश्य है, और जिला परिषद में कुछ सांसद नामित होते हैं। तो सभी बातें बिल्कुल सही हैं। सवाल है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, फिर से गोल। अभी तो विशेषताओं पर बात हो रही थी, ये साहब उत्तर कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान उद्देश्य, प्रधान लक्ष्य, पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य इनमें से क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना। पंचायती राज व्यवस्था में जब मैंडेटरी इलेक्शन के प्रावधान हो गए तो हम लोगों ने देखा कि अच्छाइयों के साथ कुछ इसके दोष भी हैं, जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ी है, तमाम दुश्मनियां होती हैं रूट लेवल पर, स्थानीय स्तर पर इलेक्शन को लेकर के, और भाई भतीजावाद की बहुत सी दुश्मनियां इलेक्शन के बाद होती हैं। तो थोड़ा सा जहां ये पॉजिटिव है कि इसकी सकारात्मक बात है कि हमको राजनीतिक रूप से जागरूक करता है, लोकतंत्र आपके द्वार है, यहां थोड़ा सा इसका बैड इफेक्ट ये है, चूंकि राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाना तो धर्म के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, जाति के आधार पर जो एक वर्ग भेद रूट लेवल से शुरू हो जाता है, उसमें ये इलेक्शन जो डायरेक्ट इलेक्शन है ये कुछ हद तक इसके नेगेटिव पॉइंट है। तो प्रधान लक्ष्य क्या है कि गांव वासियों के बीच आपस में प्रतिद्वंदिता बढ़ाना, बिल्कुल गलत है। हम लोग ऊपर देख के ये तो उद्देश्य है नहीं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ाना, कि चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ये इसलिए है कि ग्रामवासी रूट लेवल से प्रशिक्षित होकर के और भारत के बड़े बड़े इलेक्शन में जाएं, यह भी पर्पज बिल्कुल नहीं है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, विकल्प सी है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण, यहां तक कि पंचायती राज व्यवस्था को तो पर्याय माना जाता है किसका? शक्ति के विकेंद्रीकरण का। और साक्षात उदाहरण है किसका? शक्ति के विकेंद्रीकरण का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर कहीं है, अब इससे रूट लेवल पर इस पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों को कहा जाता है लोकतंत्र आपके द्वार। क्या नाम देते हैं? लोकतंत्र आपके द्वार। तो प्रधान लक्ष्य, सवाल था कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य, ऑब्जेक्ट, गोल क्या है? पहला, प्रतिद्वंदिता बढ़ाना, गांव वासियों को प्रशिक्षित करना इलेक्शन के लिए, यह भी कोई विकल्प का उत्तर लक्ष्य नहीं है। और डी में लिखा है, डी ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं, और सी ऑप्शन में लिखा है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी होगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है गांव में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज से संबंधित कथनों में कौन सा सही है? 4 कथन कर रहे हैं ये पंचायती राज व्यवस्था पर, ये 4 कथन कर रहे हैं। ये जो हमारी प्रणाली है पंचायती राज प्रणाली, इससे जुड़े 4 कथन हैं, और बताना है कि इन 4 कथनों में कौन से कथन पंचायती राज प्रणाली के बारे में बिल्कुल सही है। लिखा है पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। लिखा है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये युगों से हमारा अभिन्न अंग रहा है ग्रामीण जीवन का। फिर लिख रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये कह रहे हैं 73rd अमेंडमेंट, ये बताना है इस सवाल में कि क्या गलत है। 15 अगस्त 1993 से लागू हुआ, कह रहे हैं 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। फिर कह रहे हैं कि यह पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है।
और फिर बता रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी बात कथन है, गलत है। लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था, विकल्प ए, पंचायती राज व्यवस्था भारत के जनजीवन का प्रारंभ से ही इस युगों से अभिन्न अंग रहा है। तो हम लोग देख करके आए कि ये हमारे लिए कोई बहुत नई बात नहीं है, स्वरूप का अंतर है। हम लोगों ने देखा एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में, फिर अंग्रेजों के आने के बाद 1882 में लॉर्ड रिपन, जिनको कहा जाता है क्या, जनक किसका, भारत में स्थानीय स्वशासन का। फिर उसके बाद हम लोगों ने शाही आयोग पर चर्चा किया 1907 में, 1909 में रिपोर्ट आती है, 1919 के नियम में प्रावधान किए जाते हैं हस्तांतरित विषय के रूप में। फिर हम लोगों ने देखा कि 1935 के नियम में स्पष्ट रूप से राज्य सूची में डाल दिया जाता है स्थानीय स्वशासन को। भारत के नव सृजित संविधान के अनुच्छेद 40 पार्ट 4 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में स्पष्ट तौर पर प्रावधान किए गए। और उसके बाद 1952 से जो कहानी शुरू हुई, यात्रा शुरू हुई, 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए जाते हैं, विफल हो जाता है। उसके बाद उसकी पड़ताल के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, लोगों की जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, फिर 1977 में, फिर 1985 में, 1986 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। भारत के संविधान का 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में भाग 9 पुनः स्थापित किया जाता है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 16 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, जिसका संबंध पंचायत से है। भाग 9 भाग 9 का सीधे सीधे नाम ही पंचायत है, अर्थात ये 16 अनुच्छेद सीधे सीधे किससे संबंधित है, पंचायतों से। तो 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात। 93 से 73rd अमेंडमेंट 1992 था, जो फाइनली 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, 73rd अमेंडमेंट। ये लिखे हैं 15 अगस्त 1993 को लागू हुआ, बिल्कुल गलत है। बताना था क्या गलत है, तो गलत क्या है, इनका विकल्प भी बिल्कुल गलत है। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम लोग क्या मना रहे हैं, 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक। सवाल है कि सफलता पूर्वक कार्य हेतु, जिनके पास डाउट होगा नोट कर लेंगे, 24 अप्रैल 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सवाल कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। सवाल है सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, राजनेताओं की, नौकरशाही की। इन 4 विकल्पों में आपको सही उत्तर देना है कि पंचायती राज व्यवस्था की सफलता इनमें से किसके पूर्ण सहयोग पर निर्भर है, नौकरशाही की, राजनेताओं की, केंद्र सरकार की, स्थानीय जनता की। लोकल जो पब्लिक है, स्थानीय जनता है, किसकी जरूरत पड़ेगी, स्थानीय जनता की। बिल्कुल, जन भागीदारी के बिना इस पूरा प्रावधान ढांचा है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि विकास मूलक प्रशासन में जन भागीदारी को बढ़ावा देना, जन भागीदारी को शामिल करना। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा कि पंचायतों की सफलता निर्भर है किस पर, पूर्ण रूप से जन भागीदारी पर। तो बिल्कुल सही बात है, स्थानीय जनता के सहयोग के बिना पंचायती राज अपने मूल रूप में काम नहीं कर सकता। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प ए, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, शक्ति के
विकेंद्रीकरण का। आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है लोगों की हिस्सेदारी का, अर्थात जन भागीदारी का, लोगों की हिस्सेदारी का, कॉमन सेंस से सवाल हल करना है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, सामुदायिक विकास का, और विकल्प डी है सभी का। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सवाल है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, इन चार में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति के विकेंद्रीकरण का, बहुत बार बात हो चुकी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लोकतंत्र आपके द्वार, लोगों की हिस्सेदारी का। ठीक पहले वाले सवाल में हम लोगों ने देखा कि बिना लोगों की भागीदारी के तो पंचायती राज व्यवस्था सफल हो ही नहीं सकता। सामुदायिक विकास का, सामुदायिक विकास के उद्देश्य से ही इसकी शुरुआत की गई। तो किसका? इन सभी का पंचायती राज व्यवस्था प्रतिनिधित्व करता है भारत में सामुदायिक विकास का, जन भागीदारी का, शक्ति के विकेंद्रीकरण का। बिल्कुल सही उत्तर। सवाल है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें, ये बहुत ही आसान सवाल हो चुका है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति ने, जी.वी.के. राव समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, कि अशोक मेहता समिति ने? एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। बिल्कुल सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश किया। 1958 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। फाइनली 2 अक्टूबर 1959 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की जाती है। तो भारत में समग्र रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। ठीक, तो यहां से सवाल भी आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, इसीलिए बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या शिल्पी। ये समितियों हैं और उनके सुझाव हैं, इसको मेल करना है। समितियां हैं और उसके सामने उनके सुझाव हैं, उनको सही मेल करना है। तो कलम कापी चलाते रहिएगा। एक इस तरह से कॉलम बना लीजिए, 1 2 3 4, ABCD बे में मेल करना है, सुमेल करना है। तो एक तरफ लिस्ट 1 में समिति लिखी जाएगी, जल्दी से बनाइए, देखते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सारी समितियों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। एक सवाल समितियों की सिफारिश से, समितियों को मेल करने से, और एक सवाल आता है समितियों के कालक्रम को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहली समिति है, समिति में लिखिए बलवंत राय मेहता समिति। स्टार्ट में हम लोग लिख लेते हैं BL मेहता, फिर अशोक मेहता। दूसरी समिति का नाम अशोक मेहता। L.M. सिंघवी, L.M. सिंघवी तीसरी समिति, और चौथी समिति GVR राव समिति, GV राव समिति। हम लोग पीछे पढ़ के आए। तो 4 समितियां हैं, उनके सामने उनकी सिफारिश लिखी है, इसको सही मेल करना है। बलवंत राय मेहता के सामने लिखे हैं द्विस्तरीय पद्धति, जल्दी से नोट करिए। बलवंत राय मेहता के सामने द्विस्तरीय, अशोक मेहता के सामने लिखे हैं त्रिस्तरीय, L.M. सिंघवी के सामने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, और चौथे में लिखे हैं स्थानीय स्वशासन पद्धति, स्थानीय स्वशासन पद्धति। तो सवाल है, एक लिस्ट है, लिस्ट 1 में समितियों के नाम है, लिस्ट 2 में उनकी सिफारिश। BL मेहता समिति, उसके सामने द्विस्तरीय पद्धति। अशोक मेहता समिति, उसके सामने त्रिस्तरीय पद्धति। L.M. सिंघवी समिति, उसके सामने प्रतिनिधित्व
के तरीके में सुधार और जीवी के राव समिति के सामने स्थानीय स्वशासन पद्धति, इसका सही मेल करना है। तो जल्दी से जो लोग इसमें प्रयास कर सकते हैं जल्दी से मेल करेंगे। बलवंतराय मेहता को मिला दिया जाए किसके साथ? द्विस्तरीय की त्रिस्तरीय के साथ? त्रिस्तरीय के साथ, बिल्कुल सही बात है। बलवंतराय मेहता को हम लोग मिला देते हैं त्रिस्तरीय पंचायत। अशोक मेहता 1977 में आए थे, क्या किया था इन्होंने? द्विस्तरीय, इनको मिला देते हैं। अब मामला है एल एम सिंघवी और जीवी के राव समिति। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। बिल्कुल सही बात है, एल एम सिंघवी समिति ने स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की थी। यही समिति है जिसने पहली बार इसको संवैधानिक प्रावधान देने की संस्तुति की थी। तो एल एम सिंघवी को मिला दिया जाए स्थानीय स्वशासन पद्धति के साथ और जीवी के राव ने प्रतिनिधित्व में सुधार की बात कही थी। ठीक, तो 4 समितियां, चारों समिति की सिफारिश। तो इस तरह से मेल करने के लिए भी आ जाता है कि इसे सुमेलित करिए। लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले स्थापित की गई? 4 विकल्प हैं आपके पास। ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में कि आंध्र प्रदेश में कि तेलंगाना में कि राजस्थान में? अभी हम लोग बात करके आए, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान राज्य में 2 अक्टूबर 1959 से। सवाल है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959। सवाल है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। तो ऐसे तो बहुत सी कमेटियां बनी थी, लेकिन इन विकल्पों के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहे हैं जस्टिस कृष्णा अय्यर, हम लोग देख रहे हैं ऐसी कोई कमेटी, इसमें जो भी कमेटियां बनी, बी एल मेहता से लेकर थुंगन समिति तक 86 तक, उसमें हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि जस्टिस कृष्णा का नाम आया हो। तो बिल्कुल गलत है। जगजीवन राम, इनके नेतृत्व में भी कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर महोदय के अध्यक्षता में बिल्कुल कोई कमेटी नहीं बनी। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में क्या कोई कमेटी बनी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर महोदय किस समिति के अध्यक्ष थे? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। संविधान सभा में प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर महोदय ने। लिखा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को कहें, जीवी के राव को कहें, एल एम सिंघवी को कहें कि बी आर मेहता को कहें? बलवंतराय मेहता। अभी हम लोगों ने देखा इन्हीं की सिफारिश 1957 में कमेटी इनकी अध्यक्षता में, उसके बाद क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही लागू है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। फिर से वही सवाल रिपीट है कि भारत में राज व्यवस्था का वास्तुकार, तो याद रहे मित्रों, कहीं शिल्पकार, कहीं शिल्पी, कहीं वास्तुकार, तो बात एक ही है, बलवंतराय मेहता। तो कंफ्यूज नहीं होगा। लिखा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और कहां प्रारंभ किया गया था? राजस्थान और कहां प्रारंभ किया गया था? हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में
कि आंध्र प्रदेश में। तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहां, आंध्र प्रदेश में, लेकिन वो काउंट नहीं होता। जब कभी ऐसा स्पेशली सवाल पूछे क्या कि किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट तौर पर शुरू किया गया, तब आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कि सबसे पहले पूरी समग्र तौर पर राज्य में लागू कहां हुआ, राजस्थान राज्य में, और राजस्थान राज्य के साथ साथ दूसरा जो स्टेट था वो आंध्र प्रदेश राज्य था, फिर मध्य प्रदेश राज्य था। ठीक, तो आपको याद रहे कि पायलट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, सबसे पहले समग्र रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान, स्पेशली 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला, और समग्र रूप से लागू किया राजस्थान ने, और फिर उसके बाद बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश की बारी आती है। जल्दी से कंटिन्यू हो जाइए आप लोग, संभवतः बीच में नेटवर्क की वजह से कोई दिक्कत रही होगी। फिर से ये सवाल कर रहे हैं कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। सवाल है कि विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी। 4 विकल्प हैं आपके सामने, उन विकल्पों के आधार पर आपको उत्तर देना है। कहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, जेबी कृपलानी ने, अशोक मेहता ने, सी राजगोपालाचारी ने, कि बलवंत राय मेहता ने। क्या उत्तर होगा। सवाल बलवंत राय मेहता से ही पूछ रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से पूछ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति को ही दूसरे एंगल से पूछ रहे हैं कि विकेंद्रीकरण की सिफारिश। सवाल वही होगा, BR मेहता, बलवंत राय मेहता। सवाल है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की। भारत शासन अधिनियम 1935 ने, भारत शासन अधिनियम 1935 ने, क्रिप्स मिशन ने, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में। सवाल है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी। फिर से वही सवाल है, अब उसको विकेंद्रीकरण के आधार पर पूछे थे, अब कह रहे हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश हुई थी उसको किसने किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में सिफारिश हुई थी, ऐसी कोई सिफारिश नहीं हुई थी। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेजी काल में इतना हुआ था कि भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान हो गए थे और वह राज्य सूची का विषय बना दिया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से कोई मतलब नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। तो बिल्कुल सही बात है कि बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट 1957 में, वो जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट जो आई थी 1957 में, उसी के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किया गया था। और वो अनुशंसा द्विस्तरीय थी कि त्रिस्तरीय? त्रिस्तरीय। 4 समितियां हैं, इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जल्दी से कलम कापी उठा करके नोट करेंगे 4 समितियां और समितियों का सही कालक्रम। समितियां और उसका सही कालक्रम। 4 समितियां और उसका कालक्रम। सवाल है पंचायती राज समितियां, 4 समितियां, इनको सही कालक्रम पर लगाना है। तो जल्दी से नोट करिए। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से संभवतः बीच में नेटवर्क कट गया था, तो जल्दी से कलम कापी उठाइए। कुछ सवाल बचे हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहली समिति GV के राव समिति, GV के राव समिति। हमने अभी बताया भी पीछे कि समितियों की सिफारिश से सवाल और समितियों के कालक्रम से सवाल आते हैं। दूसरा LN सिंघवी समिति। तीसरा BR मेहता समिति, माने बलवंत राय मेहता समिति। और चौथा अशोक मेहता समिति। इनको सही क्रम पर लगाना है।
अब सही क्रम पर लगाने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि ये समितियां किस वर्ष गठित की गई थी ये पता हो। ये पता होने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, केवल हमारे 2 बेसिक लेक्चर सुनने थे। 100% सवाल कवर होंगे हमारे इन 2 लेक्चर में। अभी तक जो भी सवाल हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो पीछे का 2 लेक्चर है, अगर वो जो सुना होगा पंचायती राज व्यवस्था एक यात्रा स्थानीय प्रशासन से स्थानीय स्वशासन तक, उसको किसी भी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग में, साथ ही साथ भारत में आईएएस की परीक्षा में, साथ ही साथ एसएससी में, आरआरबी में, यूपी SSSC में और पुलिस भर्ती बोर्ड यूपीपी, यूपीएसआई, इन सब में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, इस पे सारे सवालों को एक कलेक्शन करके हम लोग, तो देखिए आप छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम को कवर कर रहे हो, सारे सवाल कवर कर रहे हो, किसी भी एंगल के सवाल कवर कर रहे हो, और सवालों का कोई दायरा नहीं होता। सवाल तो कहीं भी कुछ भी पूछे जाते हैं। अब कमेटी जब गठित हुई थी जिस वर्ष, उस वर्ष में कई सवाल का ईयर तो बदल नहीं जाएगा। तो अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या कि कौन सी समिति कहां गठित हुई। तो जल्दी से बताइए अशोक मेहता समिति का ईयर, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए 1977, अशोक मेहता समिति 1977, BR मेहता 1957। अब थोड़ा थोड़ा आप कालक्रम में जा सकते हो, सही कालक्रम में लगाना था। LM सिंघवी समिति 1986, LM सिंघवी समिति 1986 और ये है 1985 में। तो अब जल्दी से सही कालक्रम में लगाइए, आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, C, फिर D, फिर A, फिर B, ये क्रम होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अरेंज करके उत्तर दिए। C, D, A, B, ये 4 समितियों का नाम दिए हैं। अगला सवाल है, 4 समितियों का नाम दिए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, BR मेहता समिति, संथानम समिति। जल्दी से उत्तर देंगे। अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, BR मेहता समिति और संथानम समिति, इन चारों समितियों में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनमें से अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, संथानम समिति और BR समिति से, इनमें से किसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? जल्दी से उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। नेटवर्क की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हुए थे और फिर हम लोग साथ में हैं। तो यहां पर GV राव समिति नहीं, सवाल में है VKRV राव समिति। ठीक है मित्रों, थोड़ा संशोधन करिएगा, VKRV राव समिति। 4 समितियों में पंचायती राज व्यवस्था में इनमें से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? BR मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति, संथानम समिति, VKRV राव समिति। तो VKRV राव समिति, GV राव समिति एक अलग है जो पंचायती राज से संबंधित है। VKRV राव समिति ये अर्थशास्त्री थे और इसका संबंध किससे है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय आय समिति के ये मेंबर रहे हैं। तो जो भारत में VKR राव समिति थी उसका संबंध GV राव समिति, वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन VKRV राव समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, उसमें ये मेंबर के तौर पर रखे गए थे। ठीक, और जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, तो कॉमन सवाल चल रहे हैं। सवाल है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? हमने देखा कि भारत के संविधान में 73rd अमेंडमेंट हुआ, उससे एक पार्ट 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। भारत के संविधान का भाग 9 में कुल 16 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। इस पार्ट का नाम पंचायत, ये पार्ट ही पंचायत नाम से रखा गया है। और इसी की सहायक जो अनुसूची रखी गई जिसमें संविधान में काम बताए गए हैं कि कौन कौन मदों पर पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतें काम कर पाएंगी। तो सवाल उसी से पूछा है कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 27 विषय, 28 विषय, 29 विषय, 30 विषय। तो हम लोग बहुत बार चर्चा में लिए हैं, कितने विषय हैं?
29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। सवाल ऐसा भी जो पूछ सकता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, या 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, या भाग 9 कब पुनः स्थापित किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान का भाग 9 पुनः स्थापित किया गया, या 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था और कब से लागू हुआ था। इस तरह से भी सवाल इस पॉइंट से बनते हैं। ठीक, तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से है, पंचायत के कार्य बताए गए हैं, कुल 29 मद हैं। सवाल है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में इनमें से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है कि संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इनमें से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है। 4 सृजित संस्थानों के नाम दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, इनमें से बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग। अभी पीछे हम लोग इन सारी बातों पर चर्चा करके आए हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोग बात किए थे संवैधानिक आयोगों पर। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। अब हमको यह बताना है कि इन चारों में से किसका किसका सृजन 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत हुआ है। तो मित्रों, राज्य निर्वाचन आयोग, कोई डाउट है? हम लोग कल भी पढ़ के आए, राज्य निर्वाचन आयोग 73rd अमेंडमेंट द्वारा आया है, और राज्य वित्त आयोग, ये दोनों आए। इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक जिला नियोजन समिति की भी बात की गई है। तो भारत के संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग संस्था का सृजन हुआ, जिला नियोजन समिति अस्तित्व में आता है, और राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। 73rd और 74th अमेंडमेंट से लेना देना नहीं है। अगला सवाल है, लिखा है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं लोकसभा में। बढ़िया सवाल है, कॉमन सेंस से हल करिएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में बताओ भाई, 4 विकल्प आपके पास हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है भारत की संसद में, राज्य विधानमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, कि मंत्रिमंडल में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है, पंचायती राज व्यवस्था में। केवल कहां पर? केवल और केवल पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ठीक, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारत के संविधान में संशोधन करके दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था में प्रारंभ से नहीं था। तो सवाल है कि भारत में महिलाओं को जो भारत के संविधान में आरक्षण दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में, किस संशोधन के अंतर्गत? 70वें संशोधन 1992 के अंतर्गत, 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, 77वें संविधान संशोधन 1994 के अंतर्गत, कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। हम लोगों ने देखा कि जब पंचायती राज व्यवस्था आया तो पंचायतों का संगठन, उसकी संरचना, उसके कर्तव्य, उसके दायित्व, उसका एक निश्चित कार्यकाल, इलेक्शन कब होगा, निश्चित आयु क्या होगी, पंचायतों का संगठन कैसा होगा, कितने मेंबर्स होंगे, इन सब के बारे में स्पष्ट प्रावधान, साथ ही साथ महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए। तो भारत में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण किस संशोधन द्वारा? 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। एक बड़ा अच्छा सवाल है, शब्द के आधार पर बड़ा अच्छा सवाल है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि इनमें से किसका संबंध तृणमूल लोकतंत्र से है। अब हमारे यहां एक तृणमूल लोकतांत्रिक राजनीतिक दल भी है,
तो देखिए किस तरह से सवालों में कंफ्यूजन होता है। सवाल है बस केवल हिंदी की भाषा का इस्तेमाल कर लिया, इसकी वजह से इस सवाल का मजा देखिए। तृणमूल लोकतंत्र का संबंध किससे है? अभी देखिए आप अंग्रेजी देखोगे तो खट से इसका उत्तर दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैंने कई बार बताया है जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां देखा गया है कि हमने बताया है कि आप भले हिंदी भाषी छात्र हो प्योर, फिर भी सवाल दोनों भाषा में होते हैं, तो कभी भी डाउट हो तो सवाल जब तक अंग्रेजी में भी ना पढ़ लें तब तक आपको सवाल को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो सवाल है तृणमूल लोकतंत्र, और नीचे लिखा है, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब मुझे लगता है कि आसान हो गया होगा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तृणमूल लोकतंत्र। अभी तो ये तृणमूल कांग्रेस की ओर ले जा रहा था, राजनीतिक दल की ओर। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, और जिसको हम लोग कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र आपके द्वारा। तो सीधी सी बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? लोकपाल, क्षेत्रीय राजनीति, अंतरराज्यीय परिषद की पंचायती राज पद्धति? पंचायती राज पद्धति। तो इस तरह से सवाल आपको मिलेंगे। लिखा है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भारत के संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। भाग 9 जो जोड़ा गया कब? पुनः स्थापित किया गया 73rd अमेंडमेंट द्वारा। बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? भारत में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का निर्णय, चुनाव का निर्णय कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा होगा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा? तो हम लोग पीछे पढ़ के आए कि चूंकि भारत में स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? केंद्र सूची का है कि राज्य सूची का? तो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। और करवाने के लिए कौन सी संस्था हमारे पास है? राज्य निर्वाचन आयोग है। तो हम लोग पीछे देख करके आए, राज्य निर्वाचन आयोग जिसका गठन राज्यपाल करता है, एक संवैधानिक संस्था है जो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा भारत में अस्तित्व में आ रहा है। तो भारत में पंचायतों के चुनाव का निर्णय करेगा राज्य सरकार, और इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जो एक बाध्यकारी और अस्थायी संवैधानिक संस्था है। ठीक। सवाल है कि एक व्यक्ति भारत में पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने उम्र पूरी कर ली हो। तो पंचायतों की इलेक्शन लड़ने की न्यूनतम वो आयु क्या है? हम लोग पीछे पढ़ के आए ना, मतदान की आयु 18 वर्ष। लेकिन भारत में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत में इलेक्शन लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्य में मंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ये कहीं नियत नहीं है, लिखा तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको निकालते हैं। भारत में राज्यपाल नियुक्त होने की आयु, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत में लोकसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत में राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने के लिए, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्य में विधान परिषद का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु, तो आपको 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल, इतना याद रखना है। तो इतने से आपके बहुत से सवाल कवर होते रहेंगे। सवाल है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसकी इनमें से क्या विशेषता नहीं है? अर्थात 3 सही है, 1 गलत है। तो बता, वैधानिक स्थिति, वैधानिक स्थिति है कि नहीं है? बिल्कुल है। कब से हो गई? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये तो बिल्कुल है, अभी पीछे भी इस तरह के सवाल। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, बिल्कुल ऐसी पावर है। बहुत से मद अनुसूची 11 में पंचायतों के लिए, अनुसूची 12 में नगर निकायों के लिए कि किन किन मदों पर काम कर सकते हैं और कहां कहां से टैक्स वसूल सकते हैं, इस तरह के प्रावधान हैं। और हमारे स्थानीय स्वशासन में अभी जो एक कमी रह गई है वो यही है कि हमारे स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं पूरी तरह से आर्थिक रूप से राज्य सरकार पर निर्भर हैं। अभी वो स्वयं जनरेट करने की पावर नहीं है कि खुद से वो कुछ उगा ही कर सके, इस तरह की कोई पावर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के पास मद तो है, लेकिन वो मद ऐसे हैं जहां से टैक्स वसूला नहीं जा सकता। तो एक अभी भी ये कमी है। तो बिल्कुल सही बात है। और
3 तो बिल्कुल सही है। वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की उनके पास शक्ति है, और एक विकल्प है केंद्रीय नियंत्रण। तो बताइए स्थानीय शासन में क्या केंद्रीय नियंत्रण है? जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकतंत्र आपके द्वारा शक्ति का विकेंद्रीकरण, तो अगर केंद्रीय नियंत्रण होगा तो इसके ठीक विपरीत होगा, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, विकेंद्रीकरण नहीं होगा। ग्राम स्वराज की परिकल्पना पूर्ण नहीं हो पाएगी, लोकतंत्र आपके द्वारा यह परिपूर्ण उद्देश्य नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल गलत है, और भारत में स्थानीय स्वशासन की विशेषता यह बिल्कुल नहीं है कि केंद्रीय नियंत्रण। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है वो राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, कि राज्य का वित्त आयोग करता है? तो कल हम लोगों ने केंद्रीय वित्त आयोग पे भी चर्चा किया था और राज्य वित्त आयोग का पर भी चर्चा किया था। लिखा है कि राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था? संवैधानिक संस्था है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? सवाल वही है, ठीक पीछे छोटा सवाल था। राजस्व का बंटवारा किसकी संस्तुति पर? राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन इकाई के बीच राजस्व का बंटवारा किसकी संस्तुति पर? राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर। फिर वही सवाल थोड़ा लेंदी बना करके पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले और करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों में संस्तुति करता है? जिला नियोजन समितियां, उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय, उस राज्य का वित्त मंत्रालय, कि राज्य का वित्त आयोग? कौन करेगा? राज्य का वित्त आयोग। बिल्कुल सही बात है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? नगर पालिकाओं को किसके द्वारा? 74th अमेंडमेंट द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, भाग 9 पुनः स्थापित किया गया, और 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए, 243 से 243 तक। उसके सपोर्ट में अनुसूची 11 जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A नया लाया गया, उसमें 243P से 243Z तक के नए अनुच्छेद जोड़े गए और उसके लिए अनुसूची 12 जोड़ी गई। तो 74वां संविधान संशोधन भाग 9A 243P से 243Z और साथ में अनुसूची 12, इन सब का संबंध नगर निकायों से है। इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन इकाई नगर निकाय के नाम से है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 पुनः स्थापित करके 16 नए अनुच्छेद जोड़ करके अनुसूची 11 डाली गई और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ऐसे कॉमन सवाल हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, आजकल काफी चर्चा में भी है। एक तो सवाल है कि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्षतः चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं, कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं? कल थोड़ी चर्चा हम इस पर किए थे। जो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? जो ग्राम सभा होती है उसके जो वयस्क मतदान देने के अधिकारी ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। नोट भी हम लोगों को किए थे कि पंचायत समिति में जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? हमारे गांव की जनता के प्रत्यक्ष वोट के द्वारा। तो हम लोग जाते हैं अपने गांव में, अपने पंचायत समिति को वोट करने जाते हैं, तभी वो इलेक्ट होते हैं, कोई मनोनयन नहीं होता है। तो सवालों में कभी भी बहुत जोर नहीं देना चाहिए। सवाल कोई भी हो, जितने हल्के दिमाग से, ठंडे दिमाग से आप लोगे, सवाल जितना बेहतर पढ़ोगे। दरअसल हम लोगों में कमी क्या है कि सवाल मिलते ही हम उत्तर में भागते हैं, तुरंत खोजना शुरू करते हैं विकल्प में उत्तर। अरे पहले मेरे भाई सवाल तो पढ़ लो, सवाल अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आधा उत्तर तो हाजिर हो जाता है। सवाल समझ में आ गया तो बात खत्म। लिखा है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। लिखा है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। हम लोगों ने देखा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, रूट लेवल पर ग्राम सभा, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत माने वो ब्लॉक स्तर पर, और शीर्ष लेवल पर जिले स्तर पर जिला पंचायत होती है। तो ये जो बीच में क्षेत्र पंचायत है
ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति काम करती है, पूछ रहा है वो क्या है। एक परामर्शी समिति है, एक पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण है, एक परामर्शदात्री निकाय है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो मित्रों मैं बता दूं, पंचायत समिति में एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में बीच में ब्लॉक स्तर पर ग्राम सभाएं रिपोर्टिंग कहां करती हैं हम लोग जानते हैं। सामान्य व्यवहार में देख लो, ग्राम प्रधान हमारा कहां दौड़ दौड़ के जाता है, ब्लॉक स्तर पर। तो यहां पर इस विकास मूलक प्रशासन जिले में जो होता है, उस पर जो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कहां बैठते हैं, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं हमारे, पंचायत के अधिकारी होते हैं ना, वो सब प्रशासनिक। तो ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, एक प्रशासनिक अधिकरण के रूप में हमारे देश में काम कर रहा है। अब भारत में ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति बनती है, क्षेत्र पंचायत समिति बनती है, वो पर्यवेक्षक और समन्वय के रूप में काम करते हैं। ठीक, आजकल कोविड-19 की समस्या है, देश में लॉकडाउन है, सब जगह आर्थिक बंदी है, कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। हमारे प्रदेश से एक दूसरे प्रदेश से जो देश में इधर से उधर लोग जाते हैं, बहुत से कामगार मजदूर हैं, अपने घरों लौट आए हैं। इकोनॉमी में किसी तरह लिक्विडिटी बनी रहे और कुछ तो डिमांड आती रहे, क्योंकि ग्रामीण इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने देखा क्या कि मनरेगा मूवमेंट कराया गया है। एक कानून है जो रोजगार की गारंटी वाला कानून है, मनरेगा। उसमें हम लोग क्या देखे कि वो मनरेगा कानून में काम, हम लोग अभी सुन रहे हैं कि मनरेगा का काम गांव में लग गया। अभी इधर हाल के वर्षों में थोड़ा इस पर ध्यान कम दिया जा रहा था, लेकिन अभी हम लोग रोज देख रहे हैं कि मनरेगा में काम लगा, ये काम हो रहा है, समतलीकरण हो रहा है, तालाब की सफाई हो रही है, सड़क बन रहे हैं। उसके पीछे कारण है लोगों में लिक्विडिटी किसी भी तरह आए। तो एक बहुत बड़ा मोड है आज की तारीख में। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे पास है, हमारे पास जो पंचायती राज व्यवस्था जैसी एक मजबूत इकाई है, इसके माध्यम से हम इतना बड़ा, माने कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी मूवमेंट करा पा रहे हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था में तरलता देने का भी एक माध्यम बनाए हैं, किसको, पंचायती राज व्यवस्था। आज न होता तो हम मनरेगा जैसा पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी। तो आजकल मनरेगा चर्चा में है, तो उसी से जुड़ा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। तो पहली बात तो छोड़िए, सबसे पहले कि जो मनरेगा है, रोजगार गारंटी स्कीम है, वो कब अस्तित्व में आया। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप उत्तर देंगे कि मनरेगा किस वर्ष अस्तित्व में आया। पहले ये नरेगा था, नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट था, बाद में ये मनरेगा बना। तो सबसे पहले आपका उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही बात है, ये नरेगा के नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, अगस्त 2005 में अस्तित्व में आता है और इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 से। तो इसे नोट डाउन करेंगे, जल्दी से लिखेंगे, नरेगा, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया। 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत होती है। 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। ये रिलेवेंट विषय हो गया है। हमने बहुत पहले बताया कि करंट अफेयर्स कोई विषय नहीं होता है, बल्कि हर विषय का अपना करंट अफेयर्स होता है। तो मनरेगा अभी क्या देखा हम लोगों ने, चर्चा में है। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि 2009 में क्या किया गया। 2 अक्टूबर 2009 में क्या किया गया, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो याद रहे, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो आज की तारीख में इसका क्या नाम है, मनरेगा। 2 अक्टूबर 2009 से
और इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो कार्य करने के इच्छुक हो, जबरदस्ती नहीं, अकुशल रोजगार की 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसा बीपीएल ये सब चक्कर इसमें नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों का वयस्क नागरिक जो काम करने के लिए इच्छुक हो उसे अकुशल रोजगार दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है। तो इस पर चर्चा हम लोगों ने इसी फील्ड में इसलिए कर दिया क्योंकि आजकल मनरेगा बहुत ही चर्चा में है। तो मित्रों, हम लोगों ने स्टैंडर्ड सवाल लिए, छोटे मोटे सवाल तो बहुत हैं लेकिन स्टैंडर्ड सवाल लिए। हम लोगों ने सबसे पहले देखिए इस टॉपिक को तैयार करने का क्या तरीका सोचा। केवल 4 क्लासेज में, और 4 क्लासेज में आपके बहुत गए तो 4 घंटे गए, तो आप आए और सुने, इसके लिए धन्यवाद। जो 4 घंटे में हम लोगों ने एक टॉपिक का अंत कर दिया। 4 घंटे में 2 तो लेक्चर हैं। लेक्चर का जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था एक यात्रा, स्थानीय प्रशासन से स्थानीय स्वशासन तक, एक इन 2 लेक्चर के बेस पर फिर हम लोगों ने 2 क्लासेज में खूब ढेर सारे सवाल, और वो भी सवाल कहां पूछे गए थे, भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा से लेकर सबसे नीचे तक की परीक्षाओं में जितने भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे गए थे उन सबको हम लोगों ने स्टैंडर्ड सवालों को सॉल्व किया। और मेरा जहां तक मानना है, मेरा विश्वास है कि जो 2 लेक्चर मेरा सुने रहे होंगे उनको इनमें जरा से भी तकलीफ इन सवालों में नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। तो टॉपिक को तैयार करने के तरीके ये होते हैं। अब आप इससे बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं और केवल अभ्यास की जरूरत है। और अगर देखा जाए तो 10 से 12 फैक्ट हैं, उन्हीं फैक्टों से घूम फिर करके सवाल आ रहे हैं। बहुत हिस्टोरिकली बैकग्राउंड पर जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इन 20 सालों के जो सवाल पड़ताल किए वहां देखा कि ऐसे कोई सवाल आते नहीं। अर्थात एग्जाम पढ़ाई से नहीं पास किया जाता, एग्जाम तैयारी से पास किया जाता है। तैयारी तब होती है जब पढ़ाई स्ट्रेटजी के साथ की जाती है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करेंगे, टू दी पॉइंट रहेंगे, बहुत कंटेंट की बहुलता में बहने की जरूरत नहीं है, इतना भार बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में बहुत से और भी मजे हैं, उन सब का आनंद लेते हुए ये पढ़ाई के इतना बोझ तले दब करके अपने दिमाग को फ्रस्ट्रेशन में न ले जाइए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करिएगा और किस तरह की क्लासेस की अपेक्षा है, किस तरह के सुधार की अपेक्षा है, किस टॉपिकों पर आप हमसे सुनना चाहते हैं। तो ये सब चीजों को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिएगा। और हमारा मानना है कि हम एक बहुत से पढ़ाई का प्रेशर, लॉकडाउन का प्रेशर, हम एक बहुत ही फ्री क्लास लेकर के आना चाहते हैं जहां ना कोई टॉपिक होगा ना कुछ होगा, और हम लोग आपस में आमने सामने लाइव होकर के खूब आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करके थोड़ा सा बोझ हल्का करेंगे और विषय से बाहर नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर वो भी जीएस को ही कवर करेगा आपकी तैयारी। तो कैरियर को लेकर के कोई डाउट, किसी तरह के नकारात्मक भाव, किसी सवाल का कोई हो तो अभी आपके पास 24 घंटे है। कल हम लोग एक विशेष खास क्लास में फिर से अपने इसी समय पर मिलेंगे और उसके पहले आपके पास 24 घंटे है। अभी जो क्लासेस गई हैं उसका कमेंट, जो कमी हो और सवाल जो डाउट हो उसका कमेंट, साथ ही साथ इन 24 घंटों में आप सबके जितने भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़े हैं, हमारे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, आप कहीं भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपके इन 24 घंटों में कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके आज के सवाल और आपके कमेंट पर ही कल की क्लास होगी। अब कल खूब ढेर सारे अपनी जो भी समस्या होगी दिल दिमाग खोल करके आइएगा। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। तो थैंक यू। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए सिरे से, नए तरीके से किसी और नए विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।